हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। नीट का एप्लीकेशन विंडो कभी भी खुल सकता है। इसका मतलब ऑलमोस्ट डेडलाइन आ चुकी है और आखिरी राउंड प्रिपरेशन का चल रहा है। तो इसमें आपको ऐसा क्या करना चाहिए अभी भी जो थोड़ा बहुत पीछे छूट गए हैं अपनी प्रिपरेशन में, कि आपका स्कोर 650 या उससे ज़्यादा आ जाए। बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं या बन रही हैं, लेकिन मैं आज आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप ऐसा अभी भी करने में कामयाब हो सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना और मैं कुछ केस स्टडीज़ के बेसिस पे आपको समझाऊंगा। इन केस स्टडीज़ में आप कहीं ना कहीं अपने आप को प्लेस कर सकते हैं। ये बहुत ही रियलिस्टिक वीडियो है जो कि आपको शायद आखिरी वक्त पे कुछ ऐसा हेल्प कर जाए कि आपके शायद वंडर हो जाए। मतलब सपना तो वही है ना सबका कि एक गवर्नमेंट सीट एमबीबीएस के लिए एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, फिर हम आगे की पढ़ाई शुरू कर सकें। उसी चीज़ के लिए आज मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं दिव्यांग तिवारी, आपका दोस्त, इंस्ट्रक्टर, मोटिवेटर, नीट एक्सपर्ट, आपके सामने इस वीडियो को लाने जा रहा हूँ। ध्यान से एक एक स्टेप को देखना। बताने जा रहा हूँ कि कौन सा बेस्ट स्टडी प्लान आपके लिए अभी भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपने जितने भी सपने हैं नीट के बेसिस पे जो आपने संजा के रखे हैं उसको आप पूरा कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो बेस्ट स्टडी प्लान है, मतलब अभी आखिरी डेडलाइन के समय में आपको अगर ये बोलूं कि शुरू से पढ़े हैं तो क्या हो जाएगा 100 डेज, इन सब का अभी उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना कि उस अप्रोच का है जिसकी वजह से आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले है, देखिए आज 9-10 फरवरी हो चुकी है। आपके पास एक महीना मीन्स अप टू 15 मार्च तक एक रियलिस्टिक अप्रोच लेके रखिए कि मुझे अपना सारा सिलेबस और रिवीजन कंप्लीट करना है। सिलेबस और रिवीजन मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का सही अप्रोच लेते हुए मुझे रिवीजन भी 15 मार्च तक पूरा करना है, क्योंकि 5 मई को एग्ज़ाम है। कब तक पढ़ते रहोगे? पढ़ाई का एक एंड पॉइंट, फुल स्टॉप होना चाहिए। तो वो 15 मार्च तक पूरा कर लो। जिसका जो भी रहता है 15 मार्च के बाद आगे नहीं पढ़ना है। आगे कैसे पढ़ना है वो मैं आगे वीडियो बताऊंगा, देखते रहना, वीडियो को स्किप मत करना। तो सबसे पहले बायोलॉजी का अप्रोच क्या होना चाहिए? आपको सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न करने हैं। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न करने हैं, खासकर डाइवर्सिटी यूनिट का, जिसमें प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, क्लासिफिकेशन है, उसमें जो जो एग्जाम्पल्स हैं और जिसका इन एग्जाम्पल के रिलेशन जो क्लास 12th की एनसीईआरटी के साथ में है वो आपको बहुत परफेक्टली आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ एनसीईआरटी के अंदर से आ रहा है। बाहर की बुक अभी पढ़ने का अभी इस वक्त कोई फायदा नहीं है। उसके बाद डायग्राम्स को जरूर देखो, क्योंकि डायग्राम्स में भी ABCD करके कंफ्यूज कर देते हैं। एक हल्का सा एक एक्सटेंशन भी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन पूछ रहा है कि क्रिस्टे को पूछ रहा है, तो उसमें ए भी गड़बड़ हो गया तो एक आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर सकते हो। तो डायग्राम और इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे जो आपको लगता है पढ़ते वक्त और टेस्ट देते वक्त आप भूल जाते हो, उसको अच्छे से बार बार लिख लिख के याद करना है, लिख लिख के। ओरली नहीं पढ़ना है। अब वीडियो देखना या ओरली एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि रिवीजन में आपको मैक्सिमम दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग में रखोगे तो ही क्वेश्चन निकाल करके उसका आंसर सही कर पाओगे। तो ये बायोलॉजी का है। बायोलॉजी के लिए आपको एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी के अंदर से सब कुछ याद करना है। केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। यही चीज आके आपको एमबीबीएस में आगे डिटेल में पढ़नी भी है, क्योंकि एमबीबीएस में केमिस्ट्री ही पूरी आती है। उसके साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल जो ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है खुद से अपने आप। ओरली देख करके या किसी का हेल्प लेकर सोल्यूशन करोगे तो जब खुद करने बैठोगे तो आपके टाइम खर्च हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपके जो प्रेशर है इस टाइम का वो आपको बाकी सब्जेक्ट या उसके क्वेश्चन के ऊपर पड़ेगा। तो खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद अपने आप सब कुछ बंद करके कमरे के अंदर में बुक और पेपर लेकर के अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करना है। इससे पता चलेगा कि आप कितनी जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। यही अप्रोच फिजिक्स में अप्लाई करना है। फिजिक्स में भी डेरिवेशंस के समझना है, रटना नहीं है डेरिवेशंस को, क्योंकि डेरिवेशन के स्टेप्स से क्वेश्चंस बन के आता है। तो आपको डेरिवेशन अगर आप समझ पा रहे हो और उसको अप्लाई कर रहे हो अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के ऊपर में, तो आपकी न्यूमेरिकल्स करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। अब इतना डिटेल तो मुझे फिजिक्स का उतना पता नहीं है, लेकिन जैसे कोई रे ऑप्टिक्स का है या कुछ भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, तो उसको जो बीच में स्टेप्स आते हैं उसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप डेरिवेशन समझ जाते हो अच्छे से और उसमें न्यूमेरिकल को अप्लाई करते हो और खुद न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि न्यूमेरिकल वो आप कितनी देर में कर रहे हो।
और कितनी देर में करने के बाद में कितना सही कर पा रहे हो, मतलब स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी चेक करनी है। क्लियर? तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का ये अप्रोच जरूर रखना जब भी आप पढ़ रहे हो या रिवीजन कंप्लीट कर रहे हो, तो इन तीनों अप्रोच को 100% रखना। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे चैप्टर्स और टॉपिक्स हैं जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में आपको ज्यादा स्कोर करवा सकते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखना, ये आप सबके काम की चीज है। जब आप इसको रिवीजन पूरा कर लें उसके बाद आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट का PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ये खुद निकालो, 36 ईयर्स का खुद करना शुरू कर दो। और वो ऐसा करो कि आपकी स्पीड प्रैक्टिस हो, क्योंकि नीट क्या होता है, इट इज रेस अगेंस्ट टाइम। तो अगर टाइम के अगेंस्ट अगर आप भाग रहे हो तो नीट में आपको चैंपियन बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो PYQ सॉल्व करो, क्योंकि PYQ क्या बताएगा कि आपकी पढ़ाई और रिवीजन कितनी परफेक्टली हुई है। तो इससे आपको पता चलेगा स्पीड और क्वेश्चन करने के साथ साथ कि मेरी प्रिपरेशन कितनी है, कितने मेरे गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। तो इससे आपको सेल्फ एनालिसिस का एक आइडिया मिल जाएगा। फिर जो कमी होगी उसको दोबारा से पढ़ के फिर अप्रोच करेंगे, वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इस अप्रोच को ही रखना, इसके फालतू मत रखना कुछ भी। जब आप ये कर लो इसके साथ साथ, क्योंकि पढ़ाई में टाइम अब ज़्यादा लगेगा, आपको ज़्यादा देर तक स्टडी आवर्स अपने मेंटेन करने हैं, तो इसके लिए आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा अपना खुद का कि आपको कब क्या कैसे मैनेज करना है। कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ते पढ़ते 16 घंटे बीत जाएं और स्लीप डिप्राइव हो जाओ, मतलब नींद कम हो गई तो आगे वाले आने वाले दिन में सर दर्द होगा और कई सारी की प्रॉब्लम होगी, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो शेड्यूल परफेक्टली चाहिए। मतलब क्या उसमें, वो रियलिस्टिक का मतलब आप जो बनाओगे वो लगातार फॉलो करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन फिर बोले चलो ठीक है बाद में देखते हैं। तो वो एग्जैक्टली एक्यूरेट होना चाहिए। उसके पढ़ने के साथ साथ आप छोटे छोटे ब्रेक्स दो। ब्रेक्स का मतलब खुद को, ब्रेन को रिचार्ज करने के लिए थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए आपको पढ़ाई से थोड़ा दूर जाना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या करना है, कोशिश करो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, उनके साथ बात करो, rather than स्पेंडिंग टाइम ऑन मोबाइल। अपने दोस्तों के साथ टाइम करो, थोड़ा जोक क्रैक करो, मस्ती करो, उसके बाद वापस पढ़ाई करोगे तो आपको रिचार्ज मिल जाएगा अपने आप ही। इसके साथ साथ डाइट भी प्रॉपर रखनी है, डाइट और उसके बाद स्लीप, मीन्स 6 से 7 घंटे की नींद तो चाहिए। अगर आप 16 से 18 घंटे पढ़ रहे हो तो मेरा यकीन मानो आप 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं कर पाओगे अगर आप पहले से नहीं कर रहे हो। तो अगर आपकी नींद कम हो जाती है, सडनली पढ़ाई का शेड्यूल बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको दबाव का सामना करना पड़ेगा। तो खाना और पीना प्रॉपर होना चाहिए, तभी स्टडी शेड्यूल ठीक से आपका बन पाएगा। ठीक है, इसको मेंटेन करना, ये तो एक आम सी बात है जो कि उसके साथ में एक सोने पे सुहागा का काम करती है। ओके बच्चों, इसके बाद PYQ दे दिया आपने, आपको पता चल गया कि मेरी एफिशिएंसी कितनी है, कितना परसेंटेज में मेरे को आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। फिर आपने मॉक टेस्ट देना है। ये मॉक टेस्ट 20 मार्च या 22 मार्च से कंटिन्यूस आपको लास्ट जब तक एग्जाम डे नहीं होता तब तक देना है। कोशिश कीजिए हफ्ते में 3 से 4 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी है और आपने जो पूरे साल पढ़ा है, जो आपने रिवाइज किया है, वो कितना अच्छे से निकल करके आपको सही आंसर क्रैक करवा रहा है। तो इसके लिए आपको 15 to 20 डेज, अगले आने वाले 40 डेज में मॉक टेस्ट में देना है। सिर्फ टेस्ट नहीं देना है, मैक्सिमम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट देते हैं और उसके बाद रिजल्ट लेकर के फिर आगे टेस्ट दे देते हैं। ऐसे टेस्ट देने का फायदा नहीं है। जब आप टेस्ट देते हो तो साथ में उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है कि आपके हर टेस्ट में कितने गलत और कितने छूट गए हैं या आपने छोड़ दिया है, कितने रॉन्ग कितने लेफ्ट, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिसकी वजह से पूरा रिजल्ट पलट सकता है। मतलब अगर आपने लापरवाही की और आपके हिसाब से ये क्वेश्चन सही होता हुआ फिर बाद में आंसर शीट में देखा गलत है, तो आपके बहुत नेगेटिव हो सकते हैं। तो एनालिसिस कैसे करना है मैं केस स्टडीज के थ्रू अभी बताने वाला हूं, वीडियो में देखना, स्किप मत करना, आपके लिए फिर आपका ही फायदा है इसमें। अब इसके बाद जब आप टेस्ट करो तो उसमें टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखो। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट क्या है, रेस अगेंस्ट टाइम। नॉलेज तो आपने रख ली है, लेकिन टाइम के साथ अगर आप लड़ाई नहीं कर पाए तो नॉलेज का कोई फायदा नहीं रह पाएगा। तो टाइम में क्या है,
90 क्वेश्चन बायोलॉजी के जो जोलॉजी और बॉटनी के हैं ये आपको 45 से 50 मिनट्स में ख़त्म करने हैं एक्यूरेसी के साथ में, जिसमें रॉन्ग कम लेफ्ट कम ये सब हो। केमिस्ट्री का 50 मिनट्स में एंड फिजिक्स का 1 आवर, और आखिरी के 10-20 मिनट्स रिवीजन की चेक करने के लिए कि आपने कुछ छोड़ दिया तो दोबारा तो नहीं इसको करना चाहिए, कि क्या करना चाहिए, रिवीजन के लिए कुछ टाइम चाहिए। तो ये टाइम को आपको अपना मेंटेन करना है हर मॉक टेस्ट में। अब ये सब तो कर लिया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सबके लिए जो ड्रॉपर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और अपना परफॉर्मेंस बेस्ट करना चाहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, वो है केस स्टडी। मतलब ये सब तो कर लिया, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन का मतलब जब आपने मॉक टेस्ट किया तो किसके साथ क्या एनालिसिस हुआ। मैंने 3 केस स्टडीज एक हाइपोथेटिकल फॉर्म में रखा है। ये तीनों में से आप कहीं ना कहीं हो, चौथा भी हो सकता है, चौथे को हम अभी गेस करेंगे। 3 क्या है, पहला केस क्या है, XYZ ने मॉक टेस्ट किया और जब बाद में रिजल्ट आया तो पता चला रॉन्ग 40 थे, लेफ्ट 12 थे। मतलब आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस 52 क्वेश्चंस बर्बाद हो गए। ठीक है। फिर दूसरा केस स्टडी, रॉन्ग 20 मतलब आधा कम लेकिन गलत हैं, लेफ्ट 15 मतलब 35 क्वेश्चंस उड़ गए। या इनडायरेक्टली सोचें, आउट ऑफ 180 35 माइनस करो तो कितना आता है, उतने आपके सही हैं। अगर आपके 140 से 135 भी सही होते हैं तो आपके कितने मार्क्स बने सही के हिसाब से, 14 4 जा 560। तो 560 मार्क्स में आपका माइनस भी तो हो रहा है। 20 क्वेश्चंस इंटू 5, 100 तो यहां माइनस हो गया, 460 पे आ गए। और जो छोड़े हुए हैं 15 इंटू 460 वो भी काउंट नहीं होने वाला है। मतलब 160 नंबर आपके 560 में से कट रहे हैं। तो आप इसको कैसे देख रहे हो, पता लगा ना। एनालिसिस क्या होता है, रॉन्ग और लेफ्ट, इसको ध्यान देना है। फिर थर्ड केस स्टडी जो कि इन तीनों में से सबसे अच्छा है फिलहाल, 15 रॉन्ग और 10 लेफ्ट। मतलब 15 रॉन्ग का मतलब ये भी 75 क्वेश्चन माइनस में हैं। 15 5 क्योंकि रॉन्ग के एक नंबर नेगेटिव हो जाता है तो 15 5 से 75 मार्क्स जा रहा है सारे में से। तो 720 में से 75 माइनस हुआ, प्लस 40 मतलब 110 माइनस हो गया। तो 720 में से 110 कितना, 610। इसका फिर भी उम्मीद है कि शायद कट ऑफ में मार्क्स मिल जाए, शायद कट ऑफ में ये आ जाए। लेकिन ये जो 20 रॉन्ग्स हो रहे हैं टोटल या 40 रॉन्ग्स हो रहे हैं, इसमें तो दिक्कत है बच्चों। तो आप जो पढ़ रहे हो क्या इस तरीके से एनालिसिस कर पा रहे हो। जहां भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, एनालिसिस बहुत जरूरी है। अब सपोज करो केस 4 इतना प्रैक्टिस करता है एक पर्सन, वो पूरे साल से बिल्कुल अच्छे से उसमें इन्वॉल्व है पढ़ाई में, और उसका टोटल रॉन्ग 10 आ रहा है, लेफ्ट 2 या 3 आ रहा है, मार्क्स बढ़ गया ना अपने आप। तो आपको टोटल मार्क्स नहीं देखना है, वो तो आपका 100 से ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे ही होंगे, लेकिन ये देखना है गलत कितना है। लापरवाही की वजह से गलत कितना है, जल्दबाजी की वजह से अपने आप सोचते हो ये सही हो जाएगा चलो टिक कर देते हैं, तो गलत कितना जा रहा है। जितना रॉन्ग परसेंटेज बढ़ेगा मार्क्स कम हो जाएंगे। तो ये मॉक टेस्ट में जरूर देखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप पढ़ें हर सब्जेक्ट को, जिसकी वजह से आपका रॉन्ग परसेंटेज घटे और स्कोरिंग परसेंटेज बढ़ जाए। वीडियो जरूर देखना, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब आखिरी राउंड में मैं हर दिन आपके साथ में हूँ। आपका बेटरमेंट होके रहेगा। देखते हैं आपके मार्क्स कम कैसे रहते हैं।